नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप वाराणसी से देख रहे हैं बात तो चुभेगी का स्पेशल एडिशन। तो आज बात तो चुभेगी में हम बात करेंगे पूर्वांचल के खास तौर पर। दरअसल 90 के दशक में पूर्वांचल में कई ऐसी आपराधिक घटनाओं के बारे में आपने सुना होगा जिनका जिक्र आते ही किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन 72 घंटे पहले प्रयागराज में जो हुआ, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की जिस तरह से हत्या हुई और वो भी कैमरा के सामने, उससे कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये भी है कि आखिरकार अतीक और अतीक के भाई की हत्या के पीछे किसका हाथ है, इस हत्या के पीछे क्या मोटिव है। इन तमाम सवालों के जवाब आना भी बाकी हैं। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सामने आए और उन्होंने एक बार फिर ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में अब कोई माफियागिरी नहीं कर सकता, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। योगी के इस बड़े बयान के बाद विपक्ष का क्या कुछ कहना है और साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की हलचल तेज है। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और माफिया उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं धमका सकते। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। माफिया के मर्डर पर यूपी की सियासत गरमाई। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। अतीक की हत्या के बाद माफिया पर बोले योगी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं संकट बढ़ता जा रहा है। दंगे पर सीएम की दहाड़, विपक्ष पर चुभता प्रहार। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। संकट पैदा करने वालों पर सीएम का संकट संदेश। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। कोई नहीं डरा धमका सकता। अतीक अशरफ की हत्या पर सपा सांसदों का सियासी दर्द। हुकूमत जो है कानून से चलती है और इंसाफ से चलती है। बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए बड़े से बड़े अपराधियों के लिए, लेकिन कानून के तहत मिलनी चाहिए। इस तरह से तो हमारी जुडिशरी पे भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है और जुडिशरी को स्वतः संज्ञान इस बात का लेना चाहिए। गोली तंत्र पर भड़की सियासत, कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल। इसके अंदर कानून नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है? आपसे बात करते हुए डर लगता है कि आप में से कौन आकर के हमें सीधे गोली मार दे। हमें तो सबसे बड़ा डर अब यही होने लगा कि पहचान करके बात की जाए, देख करके बात की जाए। देखिए, ये निश्चित तौर से ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न है। इतनी सुरक्षा के बीच में कोई व्यक्ति मार दिया जाए। आज हम ही लोग हैं, कोई है, आप है, कोई है, सुरक्षा, पुलिस की सुरक्षा मिली है, उसके बीच में उसकी हत्या कर दी जाए, तो निश्चित तौर से ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार की जो कार्यप्रणाली है, इसके ऊपर प्रश्न उठता है। अतीक के मर्डर से किसका अतीत दफन? माफिया पर सियासत बदनाम। बात तो चुभेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से 2017 के पहले के पन्नों को पलटा, उन्होंने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारों पर निशाना साधा और यह बताने की कोशिश की कि इन सरकारों में कानून व्यवस्था के क्या हाल थे। हालांकि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्याकांड पर मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कानून व्यवस्था के मोर्चे पर उनकी सरकार कितनी मजबूती से काम कर रही है इस बात को दोहराया। लेकिन विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सरकार पर हमलावर होने की कोशिश जरूर कर रहा है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सबको इसी बात का इंतजार था कि जब सीएम योगी लोगों के सामने आएंगे तो क्या कहेंगे, और वो घड़ी मंगलवार को आई। मौका तो लखनऊ और हरदोई में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए एमओयू समझौते का था, लेकिन सीएम योगी ने इस मंच से ऐसी बात कही जिसकी चर्चा तेज हो गई है। सीएम योगी ने साफ कहा कि अब यूपी में कोई भी अपराधी या माफिया किसी उद्योगपति को डरा धमका नहीं सकता। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। सीएम योगी ने न सिर्फ पिछले 6 सालों के हालात बयां किए, बल्कि 2017 से पहले यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सपा और बसपा पर चुभने वाला हमला भी बोला। सीएम योगी ने अखिलेश और मायावती की सरकार को आंकड़ों के साथ दंगे पर घेरा। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है। कोई नहीं डरा धमक सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है। सीएम योगी ने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि उनकी एक एक पूंजी की सुरक्षा की जाएगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे, जिन्होंने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। छोटी मोटी राजनीतिक कारणों से, छोटे मोटे राजनीतिक लाभ के लिए और या स्वार्थ के लिए शायद अलग अलग सरकारें आई गई, लेकिन वो काम नहीं कर पाई जो मोदी जी और योगी जी ने करके दिखाया। इधर सीएम योगी माफिया को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे, तो उधर विपक्षी नेता उन्हें कानून व्यवस्था के मोर्चे पर घेर रहे थे। मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने चुभने वाली बात कह दी। सारी दुनिया को, सारे देश को आप आमंत्रित करते हैं निवेशकों को, शांति ही शांति है। और ये कैसी शांति है? एक तरफ जहां प्रातःकाल व्यवस्था है, भगवान शिव की पूजा के लिए भी ओम नमः शिवाय और ओम शांति, वहां आप अपना जो व्यवहार है उसको देखिए, किसी घटना को किस तरह आप प्रस्तुत कर रहे हैं। अतीक अहमद की हत्या पर सीएम योगी ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन माफिया पर उन्होंने जो बात कही उसे अतीक अहमद से ही जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच अखिलेश यादव भी लगातार यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश जंगल राज की गिरफ्त में फंस चुका है। यहाँ कानून और संविधान का शासन नहीं है, अपराध की पराकाष्ठा हो गई है, सड़कों पर खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, अपराधी बेखौफ हैं, अपराधियों को सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण मिला हुआ है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। ये प्रदेश जब से योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में आया है, प्रदेश में जो कीर्तिमान स्थापित किया है, एनसीआरबी के मुताबिक अपहरण में नंबर 1, बाल शोषण में नंबर 1, रेप में नंबर 2, यही उत्तर प्रदेश की हकीकत है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को शासन प्रशासन चलाने का
शऊर नहीं है। समाजवादी पार्टी वैसे तो योगी सरकार को वक्त वक्त पर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर घेरती ही रहती है, लेकिन अतीक हत्याकांड के बाद माहौल और गर्मा गया है। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि पुलिस हिरासत में सबसे ज्यादा मौत अगर कहीं हुई है तो वो उत्तर प्रदेश ही है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची, लगता है सरकार की साख ही मिट्टी में मिल गई है। समाजवादी सरकार के समय में विकास की बात होती थी, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, IT सिटी, लैपटॉप की बात होती थी। अब उत्तर प्रदेश में अपराध, अपराधियों, गन और पिस्टल की चर्चा होती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज पूरे देश के जो भी उद्योगपति हैं आज उत्तर प्रदेश में काम करना चाहते हैं, वो अपना उद्योग लगा रहे हैं। और दुनिया के भी जो उद्योगपति हैं आज अपना चाइना जैसे देश से अपना उत्पादन समाप्त करके सैमसंग कंपनी नोएडा में उत्पादन कर रही है। कानून व्यवस्था पर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये है कि अतीक और अशरफ का मर्डर किसने करवाया, क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि अतीक और अशरफ किसी चर्चित व्यक्ति का राज खोल सकते थे। ऐसे में अगर अतीक और अशरफ की हत्या पुलिस के सामने ही सुपारी देकर करवा दी गई तो ये न सिर्फ चुभने वाली बात है बल्कि कानून व्यवस्था के दावे पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि पुलिस की सुरक्षा में किस, क्यों और कैसे अतीक अहमद की हत्या हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगा। साथ ही साथ याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर हुए उन सब की जांच होनी चाहिए। पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद की हत्या कैसे हो गई? 17 पुलिसकर्मियों के चक्रव्यूह को भेदकर 3 हमलावर अपने मंसूबे में कामयाब कैसे हो गए? अतीक अहमद मारा गया या फिर किसी साजिश के तहत उसकी हत्या करवाई गई? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है, जिस पर 24 अप्रैल को सर्वोच्च अदालत सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने CJI की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बनाने की मांग की गई है। याचिका में अतीक की हत्या का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पुलिस की ओर से इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए एक गंभीर खतरा है। याचिका में कहा गया है कि जब पुलिस डेयर डेविल्स बन जाती है तो कानून का पूरा शासन ध्वस्त हो जाता है और पुलिस को लेकर लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई होगी, उसमें 2017 से लेकर अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की भी मांग की गई है। पहली याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अतीक और अशरफ की हत्या के साथ साथ असक के एनकाउंटर और उत्तर प्रदेश में जो अब तक एनकाउंटर हुए जिनमें 183 लोगों की मौत हुई है, इन तमाम सारे एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए, जिसकी जांच अगर बात करें तो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाए। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने भी लेटर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और मांग की है कि अतीक अहमद की हत्या की जांच CBI के द्वारा कराया जाए, क्योंकि अतीक अहमद के पास बहुत से रास्ते जिसके खुलते ही बहुत से लोग फंस सकते थे, तो इसमें कहीं ना कहीं एक साजिश नजर आ रही है। इसके साथ ही पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी हत्याकांड की CBI से जांच करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट से इस हत्याकांड की जांच CBI से करवाने की मांग की है। हर कोई अपने अपने तर्क और तथ्य लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है। इसी कतार में अतीक के वकील रहे विजय मिश्रा का भी नाम है, जो अतीक के बच्चों की कस्टडी को लेकर अर्जी डालने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इसमें हमारे साथ सीनियर एडवोकेट्स भी हैं और अतीक अहमद जी और अशरफ जी के जो है सीनियर एडवोकेट्स का पैनल है, इसमें उनके साथ सलाह और मशवरा करने के बाद बैठ कर रणनीति तैयार करके फिर ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले में सुनवाई होगी
तो अशरफ के उस बयान का भी जिक्र होगा जो उसने 28 मार्च को दिया था। दरअसल उमेश पाल अपहरण केस में जब अशरफ बरी हुआ था तब भी उसने हत्या की आशंका जताई थी और यहाँ तक कह दिया था कि पुलिस विभाग के एक बड़े अधिकारी ने हत्या की धमकी दी है। अशरफ ने ये भी कहा था कि अगर उसकी हत्या हो गई तो एक चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ सीएम योगी तक पहुंच जाएगी जिसमें धमकी देने वाले का नाम होगा। सर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। हाँ, किसने दिए? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस ने ना बताओ किसने दिए? अशरफ पूरी बात बताओ किस सकता मैं। अच्छा, आप पर उमेश पाल की भी हत्या का आरोप है? नहीं, ये साजिश है। हाँ, ये साजिश है परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। अब सवाल ये है कि जिस चिट्ठी का जिक्र अशरफ ने किया था वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास कब तक पहुंचेगी, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि अतीक और अशरफ की हत्या किसने करवाई। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी एसआईटी का गठन कर दिया है इस पूरे मामले की जांच के लिए और एसआईटी ने 24 घंटे के भीतर काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले एसआईटी की टीम धूमनगंज थाने में पहुंची जहां से अतीक अहमद को अस्पताल ले जाया गया था। ऐसे में अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है, कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है और सरकार की तरफ से भी जांच आगे बढ़ रही है। अतीक और अशरफ की हत्या करने वालों ने पुलिस के सामने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन इन शूटर से जुड़े तमाम राज अभी भी सामने नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये शूटर किसके इशारे पर प्रयागराज पहुंचे थे, किसने इन्हें इतने महंगे हथियार मुहैया करवाए थे और किसके सपोर्ट से प्रयागराज में इतने बड़े कांड को अंजाम दिया। पुलिस ने हॉस्पिटल के साथ ही रेलवे स्टेशन से लेकर शाहगंज थाने तक लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की प्रयागराज में फिल्मी अंदाज में की गई हत्या के फौरन बाद प्रयागराज पुलिस ने मौके से ही 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे पूछताछ में तमाम अहम जानकारियां मिली हैं, लेकिन इसके बावजूद अब भी तमाम ऐसे राज हैं जो उजागर होने बाकी हैं, खासकर हमलावरों के बारे में। जैसे जो घटना स्थल है प्रयागराज का ये कॉल्विन हॉस्पिटल, यहाँ पर जो तीनों हमलावर थे वो कितनी देर पहले आए थे, किस तरफ से आए थे, किस साधन से आए थे, उससे पहले इनका मूवमेंट क्या था और क्या वो 2-3 दिन पहले से ही यहाँ आकर रेकी कर रहे थे। तो इस तरीके के तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब इस हॉस्पिटल से लेकर आसपास के जो दुकान हैं, जो मकान हैं, वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनसे मिल सकते हैं। तकरीबन 50 जगहों के डीवीआर वारदात के 2 से 3 घंटे बाद ही कब्जे में ले लिए गए थे। इन डीवीआर से पुलिस को तमाम अहम सुराग मिल सकते हैं, क्योंकि शूटर के बारे में कुछ भी साफ नहीं हो सका है। कई तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनका पुलिस बार बार खंडन कर रही है। अतीक और अशरफ के हत्यारे जो तीनों गिरफ्तार हैं, उनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संपर्क? ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। चर्चा चल रही है कि वो उससे जुड़े हो सकते हैं। ये बेतुकी चर्चाओं पर हम अपने इन्वेस्टिगेशन नहीं बेस कर सकते। दे हैव टू बी बेस्ड ऑन वेरी हार्ड फैक्ट्स। बाबर कानपुर का एक बदमाश सामने आया कि उन्होंने असलहे दिए थे। नहीं, ये भी मैंने भी अखबारों में पढ़ा है, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कहीं से सिस्टम का खोखलापन सामने आता है तो कहीं से पुलिस की नाकामी दिखाई देती है। अब अतीक और अशरफ को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अतीक और अशरफ की सेहत ठीक थी। दोनों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी जिसके लिए उन्हें अस्पताल भेजा जाता। कॉल्विन हॉस्पिटल के पीआरओ ने एक दावा कर सवालों को और बड़ा कर दिया। दावा है कि अस्पताल के रिकॉर्ड में रजिस्टर पर दोनों की सेहत ठीक लिखी थी। बीमारी के बारे में पूछने पर रूटीन बीमारियों का ही जिक्र किया था। 14 अप्रैल को यानी घटना से एक दिन पहले ही कॉल्विन अस्पताल में मेडिकल हुआ था। हैरानी की बात तो ये भी है कि अतीक और अशरफ को पुलिस हिरासत में देने वाले सीजेएम कोर्ट ने भी रूटीन चेकअप का कोई आदेश नहीं दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ कस्टडी में लेने से पहले और बाद में ही मेडिकल परीक्षण करवाया जाएगा। हालांकि पुलिस की एफआईआर में कहा गया है कि दोनों ने अपना स्वास्थ्य खराब बताया था, इसी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि 13 अप्रैल को जेल से निकाले जाने पर कहीं भी दोनों का मेडिकल परीक्षण नहीं करवाया गया था। अगर अतीक और अशरफ को बेवजह मेडिकल परीक्षण के नाम पर अस्पताल ले जाया गया तो इसमें कुछ पुलिस वालों की भूमिका भी संदिग्ध हो सकती है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि दोनों दिन पुलिस की तरफ से कोई सूचना पहले से नहीं दी गई थी। अस्पताल के सीएमएस ने पहले ही कहा था कि पुलिस अगर हमसे मदद मांगती तो थाने पर ही दोनों का मेडिकल चेकअप करवाया जा सकता था। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस माफिया को साबरमती से प्रयागराज लाने में इतना लाव लश्कर जुटाया गया, उस माफिया को यूपी की पुलिस रात 10 बजे किसी आम अपराधी की तरह सड़क पर क्यों घुमा रही थी? क्या वाकई इस हत्याकांड में कोई गहरा राज छिपा है या ये सिर्फ एक संयोग है? एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस सोमवार से ही छापेमारी कर रही है। कौशाम्बी और आसपास के इलाकों में पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई। इस बीच पुलिस ने चकिया में शाइस्ता के मायके में भी छापेमारी की, जहां से कुछ लोगों को, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ सामान भी बरामद किया गया है। लेकिन कई लोग वहां से संदिग्ध परिस्थितियों में फरार भी हो गए। यूपी पुलिस के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शाइस्ता परवीन कहां छिपी है, क्योंकि शाइस्ता न तो अपने बेटे के जनाजे में पहुंची और न ही पति और देवर के अंतिम संस्कार में। हर कोई ये समझ रहा था कि अतीक की हत्या हो जाने के बाद शाइस्ता सामने आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूत्र बताते हैं कि प्रयागराज पुलिस को शाइस्ता परवीन के मामले में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। माना जा रहा है कि वो या तो प्रयागराज या फिर कौशाम्बी बॉर्डर पर किसी जगह छिपी हो सकती है। मंगलवार को प्रयागराज में कई जगहों पर शाइस्ता को लेकर छापेमारी हुई। कुछ लोगों से पूछताछ हुई तो कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि अभी तक उमेश पाल शूटआउट केस की 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन का कुछ पता नहीं चल पाया है। नहीं, शाइस्ता परवीन जी से जो है संपर्क करने की कोशिश की गई थी जब असद उनके पुत्र के जो है सुपुर्द के खाक करना था, लेकिन उनसे किसी प्रकार किसी को कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। और रही न्यायालय में किसी प्रकार सरेंडर एप्लीकेशन उनकी नहीं पड़ी हुई है और अभी तक उनसे किसी प्रकार संपर्क नहीं हो पाया है। अगर कहीं संपर्क हो पाता है तो आप लोग क्या राय देंगे कि अब सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि जो परिवार के दोनों पुरुष सदस्य थे उनकी हत्या हो चुकी है, बच्चों की देखभाल करनी है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर संपर्क होता है तो उनको यही राय दी जाएगी कि आप जो है न्यायालय में या पुलिस सरेंडर कर दें। एक सवाल शाइस्ता परवीन को लेकर है तो दूसरा सवाल गुड्डू मुस्लिम को लेकर, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। पुलिस लगातार छापेमारी तो कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। गुड्डू मुस्लिम, क्या जानकारी है सर अभी तक कहां पर इनकी लोकेशन मिली? ये बताया जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम कर्नाटक में आखिरी बार लोकेट किया गया। ये इन्फॉर्मेशन गलत है और पर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स पे मैं कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा। और गुड्डू मुस्लिम को लगातार एसटीएफ ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। जब भी सफलता मिलेगी आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड में अभी भी 3 शूटरों की तलाश है, जिनमें सबसे चर्चित नाम गुड्डू मुस्लिम का है। गुड्डू मुस्लिम अतीक का सबसे बड़ा राजदार है। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम चलते फिरते बम बनाने में माहिर है। उसने उमेश पाल और उसके गनर पर बम फेंके थे। 1999 में नारकोटिक्स मामले में वो जेल भी जा चुका है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने गुड्डू मुस्लिम को काफी खतरनाक बताया है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। ये एक अच्छा पुराना कॉन्ट्रैक्ट किलर है। काफ़ी ऐसे मेरा हंच है, प्रोफेशनल हंच है कि इसने बहुत सारे ऐसी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स की हैं जिसमें ये नामजद नहीं हुआ अथवा इसका नाम प्रकाश में नहीं आया। ये एक ऐसा क्रिमिनल है जो इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है और इसलिए ये सिस्टम के लिए, सोसाइटी के लिए एक थ्रेट है। इसलिए इसको जल्द से जल्द एप्रीहेंड करना आवश्यक है। 24 फरवरी को जब प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी
तब उमेश पाल की पत्नी की शिकायत पर अतीक, उसके भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता, बेटे असद, शूटर अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। उमेश हत्याकांड के 6 आरोपी अब तक मारे जा चुके हैं। अब पुलिस को अतीक की पत्नी शाइस्ता, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर अरमान और साबिर की तलाश है। गुड्डू का नाम इस वजह से खास है क्योंकि अशरफ ने मारे जाने से पहले गुड्डू का ही नाम लिया था। आप लोग आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना चाहिए? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। इधर पुलिस शाइस्ता की तलाश कर रही थी तो इसी बीच प्रयागराज में फिर एक बार बमबाजी हो गई। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के कटरा इलाके में देसी बम फेंका गया। हालांकि इस बमबाजी में किसी को चोट नहीं आई। अब सवाल ये है कि क्या वाकई शाइस्ता प्रयागराज में ही छिपी है और पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए ये बमबाजी की गई। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। इतिहास के पन्नों से मुगलों के चैप्टर को हटाने का विवाद अभी नहीं थमा था। इस बीच लखनऊ विश्वविद्यालय अपने इतिहास के छात्रों को चौथे सेमेस्टर में भगवान राम, अयोध्या और भगवान राम की वंशावली के बारे में पढ़ाएगा। इस बात ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। साथ ही साथ इस सिलेबस में 2002 से 2003 के बीच एएसआई की जो खुदाई हुई उसके बारे में भी छात्रों को पढ़ाया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति ने खुद इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन इस पूरे मसले पर सियासत तेज हो गई। इतिहास के आईने में अयोध्या की अहमियत क्या है, भगवान राम की वंशावली में कौन कौन था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2002-2003 में एएसआई के खुदाई में कौन कौन से अवशेष मिले थे जो बाद में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रमुख आधार बने। इन सब के बारे में अब लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रबंधन ने यह फैसला नई शिक्षा नीति के तहत लिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अयोध्या को इतिहास के सिलेबस में शामिल किया है, जिसे बीए के छात्रों को चौथे सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय का दावा है कि लोग अयोध्या का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व नहीं जानते। अयोध्या को अब सिलेबस का हिस्सा बनाने से छात्र वैज्ञानिक महत्व भी समझ पाएंगे। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हम पढ़ाते हैं, उसमें एज ए इंस्टीट्यूशन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी कंटेम्प्रेरी चीज़ है, जो भी समीचीन है, जो भी जिसका कोई सिग्निफिकेंस है, जो नॉलेज को फर्दर करने के लिए और रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, ऐसी सभी चीज़ को हम पढ़ाएं अपने बच्चों को। तो अयोध्या में जो एक्सकेवेशन है उसका जो भी कल्चरल सीक्वेंसिंग है, क्योंकि जब सभ्यता आई तो उसका एक कल्चरल सीक्वेंस विषय के लिहाज से भी बनाया गया। छात्रों को बताया जाएगा कि अयोध्या का प्राचीन इतिहास क्या है। भगवान राम की वंशावली की जानकारी दी जाएगी। 2002-2003 में हुई एएसआई की खुदाई में मिले अवशेषों की जानकारी दी जाएगी। खुदाई में मिले अभिलेख, मुहरें, विग्रह और सिक्कों के बारे में बताया जाएगा। अयोध्या में 1862 से 2003 तक क्या क्या हुआ बताया जाएगा। हमारे यहाँ फील्ड आर्कियोलॉजी में ये एनईपी वाला जो एक प्रावधान आया था, तो उसमें सिलेबस को अपडेट किया हम लोगों ने। तो उसमें कुछ एक्सकेवेटेड साइट्स जो इधर रिसेंट में हुई थी उनको उसमें शामिल किया गया है। और जो हमारे यहाँ फील्ड आर्कियोलॉजी पेपर को पढ़ाने का जो एक तरीका है, हम लोग कल्चरल सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जहाँ से हमको नेचुरल सॉइल से चीज़ें मिलना शुरू होती हैं और अप टू अपर लेवल तक जिस तरीके से चीज़ें आती हैं। जो फाइंडिंग्स होती हैं वो रिमेन्स के रूप में भी हो सकती हैं, स्ट्रक्चर्स के रूप में भी हो सकती हैं। हम लोग अपने छात्रों को विभिन्न पुरास्थलों के माध्यम से किन किन कालों में आवासीय साक्ष्य मिले, कहाँ कहाँ मिले, इसके बारे में जानकारी देते हैं। चाहे वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो क्यों ना हो, चाहे वो भीमबेटका जैसी पुरानी साइट है हमारी, चाहे वो हस्तिनापुर मेरठ में है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और प्रबंधन का दावा है कि अयोध्या का इतिहास बेहद प्राचीन है। शहर को राजा मनु ने बसाया था। खुदाई में
अलग अलग कालखंड की मूर्तियां, अभिलेख और सिक्के मिले हैं जिनके बारे में छात्रों को जानना चाहिए। रामनगरी अयोध्या से जुड़े हुए जिन किस्से और कहानियों को अब तक आप दूसरों से सुनते आए, जिन किस्से कहानियों को अब तक धार्मिक किताबों में पढ़ते आए, उन्हें छात्र छात्राएं अब अपने सिलेबस में पढ़ पाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के AIH विभाग में इसकी पढ़ाई होगी, जिसे लेकर एक पूरा पेपर भी तैयार किया गया है और इस पेपर में छात्र छात्राओं को प्रभु राम की नगरी अयोध्या के वैज्ञानिक इतिहास के बारे में बताया जाएगा और प्रभु श्री राम व उनकी वंशावली के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय के इस फैसले ने भगवान राम के नाम पर राजनीति को रफ्तार दे दी है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर चुभने वाला वार किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले भगवान राम उत्तर प्रदेश का पूरे देश के कण कण में है। हमें लगता है कि सिर्फ उनके बारे में शिक्षा ही नहीं दी जानी चाहिए, एक ऐसी शिक्षा का कार्यक्रम बनना चाहिए कि जो हमारी आने वाली नस्लों को बताए कि अब भगवान राम के नाम पर किसी गांधी की हत्या नहीं होगी। अब भगवान राम के नाम पर इस मुल्क को हिंदू मुसलमान में बांटने का काम नहीं किया जाएगा। अब भगवान राम के राज में जिस राम राज की कल्पना उन्होंने की थी, उस राम राज में किसी उन्नाव की बेटी के साथ गैंगरेप नहीं होगा। मतलब सपा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के फैसले के बहाने कानून व्यवस्था और हिंदू मुसलमान का सियासी चैप्टर खोल दिया है। वहीं भाजपा लखनऊ विश्वविद्यालय के फैसले का स्वागत कर अलग ही संदेश देने में जुटी है। देखिए, अब भारत में राम और कृष्ण के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा तो दुनिया में कहाँ पढ़ाया जाएगा। आज पूरी दुनिया जो है राम और कृष्ण को लेकर के बड़े बड़े शोध संस्थान बना रही है, उनके बारे में जानना चाहती है। आज दुनिया के लोग आज आकर के जो है आप मथुरा और अयोध्या में हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो जब भारत में नहीं पढ़ाया जाएगा तो दुनिया में कहाँ पढ़ाया जाएगा। साफ है कि छात्रों को अयोध्या का इतिहास पढ़ाने के फैसले पर भाजपा और सपा ने सियासत का नया पन्ना पलटना शुरू कर दिया है, जो संकेत है कि आने वाले वक्त में इस मुद्दे पर राजनीति और बड़ा आकार ले सकती है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। चुनौती उसके अपने गठबंधन के सहयोगी दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मेरठ में महापौर की सीट में सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच ठन गई है। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल ये दावा कर रहा है कि वो भी मेरठ से अपने महापौर का प्रत्याशी खड़ा करना चाहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी सीमा प्रधान को वहां से प्रत्याशी बना चुकी है। ऐसे में दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि विवाद को मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। क्या निकाय चुनाव में सपा और रालोद के बीच गठबंधन टूट जाएगा? ये सवाल मेरठ में महापौर की सीट पर सपा और रालोद के बीच खींचतान से उठ खड़ा हुआ है। खबर है कि रालोद ने मेरठ नगर निगम की महापौर सीट पर सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान को चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक रालोद की आपात बैठक में महापौर प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया गया। इस बीच कहा जा रहा है कि अगर रालोद महापौर की सीट पर प्रत्याशी उतारती है तो फिर सपा सीमा प्रधान का टिकट काटकर किसी मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव लगा सकती है। हालांकि इस बारे में सपा और रालोद की ओर से साफ लफ्जों में कुछ भी नहीं कहा गया है। बताया जा रहा है कि रालोद कार्यकर्ता सपा से गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर नाराज हैं। किसी भी नगर निगम में महापौर की सीट न मिलने से कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जिस पर रालोद के संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी का कहना है कि गठबंधन टूटने जैसी कोई बात नहीं है, जो भी नाराजगी है वो दूर कर ली जाएगी। देखिए, दरार कोई नहीं है, ये लोकल बॉडी के चुनाव हैं, तो जिला लेवल के नेता सब चाहते हैं कि उनके साथ ही लड़ें। और चूंकि जब 5 साल से आदमी तैयारी करता है किसी सीट के लिए और वो सीट दूसरी पार्टी को चली जाती है तो निराशा है, नाराज़गी नहीं है। तो कहीं कहीं ऐसी निराशा हुई तो कुछ लोगों को समाजवादी पार्टी के सिंबल जारी कर दिए थे, वो वापस ले लिए गए हैं और वो सब चीज़ सामान हो जाएगी और हम लोग मिलकर लड़ेंगे। चूँकि लास्ट डेट 24 तारीख है, इसलिए जहाँ जहाँ भी कोई ऐसी स्थिति है उसको हम सुलझा लेंगे। रालोद के कार्यकर्ताओं की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह मवाना नगर पालिका परिषद में गठबंधन के बावजूद सपा की ओर से प्रत्याशी उतरने को लेकर है। यहाँ रालोद प्रत्याशी के सामने सपा ने दीपक गिरी को मैदान में उतारा है।
वहीं बागपत की खेकड़ा नगर पालिका परिषद में भी यही तस्वीर है। यहाँ रालोद की रजनी धामा के सामने सपा ने संगीता धामा को मैदान में उतार दिया है। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच विवाद बढ़ने के बाद सपा की ओर से ट्वीट कर साफ कर दिया गया है कि सपा बड़ौत और बागपत में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन मवाना और खेकड़ा को लेकर सपा की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। माना जा रहा है कि विवाद की असली वजह यही है, जिससे भाजपा को निशाना साधने का मौका मिल गया है। एडजस्ट करके चलना ये भी अपने आप में एक विशेषता होती है किसी भी संगठन के लिए, और संगठन तभी चलते हैं, साझे तभी निभते हैं जब एडजस्ट करके चले। आपको मालूम है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 24 पार्टियों की सरकार थी। ये लोग कंफ्यूज हैं और हमारी भाषा में पश्चिम में सीजनल लोग हैं। तो ये सीजन जब इनका आता है, चुनाव का सीजन, तो इनकी सक्रियता, गतिविधि, गठबंधन, मित्रता, दोस्ती सब लोग करते हैं और बाद में तलाक की तरफ चले जाते हैं। और समाजवादी पार्टी का इतिहास है। तो ये चुनावी गठबंधन है और ये प्रदेश की जनता सब जानती है। फिलहाल मेरठ नगर निगम की महापौर सीट को लेकर सपा और रालोद में विवाद बना हुआ है। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। एक है रामपुर की स्वार सीट और दूसरी है मिर्जापुर की 96 सीट। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही सीटें अपने सहयोगी अपना दल एस को दे दी हैं। हालांकि अपना दल एस ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने कीर्ति कोल को मिर्जापुर की 96 सीट से अपना प्रत्याशी बना दिया है। ऐसे में अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर वो प्रत्याशियों का ऐलान कब करेगी। निकाय के निर्णायक युद्ध के साथ ही यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का सियासी शोर सुनाई देने लगा है। 96 विधानसभा सीट पर सपा ने कीर्ति कोल को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने 15 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर दिया था। वहीं कांग्रेस ने 96 सीट पर अजय कुमार को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की मौजूदगी में अजय कुमार ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार पर सस्पेंस बरकरार है। एक तथ्य ये भी है कि भाजपा ने स्वार और 96 सीट सहयोगी दल अपना दल एस को दे दी है। लिहाजा उम्मीदवार का फैसला अपना दल एस को करना है, जिसका मतलब है कि उपचुनाव में भाजपा सीधे तौर पर चुनाव मैदान में नहीं होगी। हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, ठीक से आपस में बातचीत की, कई दौर हमारी बातचीत हुई है। अपना दल का आग्रह ये है कि हमारी कोटे की सीट है, हमें दी जा, वो उसके लिए आग्रह कर रहे हैं और हम लोग भी लगभग मोटा मोटा सहमत हैं। लेकिन मिलकर लड़ेंगे और गठबंधन के साथ लड़ेंगे और पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है एनडीए हमारा जो गठबंधन है, गठबंधन के दोनों प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, वो सीट जो है वो अपना दल को दी गई है और अपना दल उम्मीदवार घोषित करेगा। वो हमारे सहयोगी पार्टी है। निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी, क्योंकि वहाँ पर माहौल बदल गया। रामपुर के लोग विकास चाहते हैं और पूरा जनपद ये चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति आस्था व्यक्त करें। और मैं समझता हूँ कि इस विश्वास को व्यक्त करने के लिए सबसे अच्छा मौका है और वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जिताएंगे क्योंकि हमने सुशासन और विकास के ऊपर बल दिया। उपचुनाव को लेकर बसपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस बात की संभावना ज्यादा है कि बसपा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी न उतारे। उधर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि स्वार विधानसभा सीट पर पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, जबकि स्वार सीट पर समाजवादी पार्टी अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि उसकी ओर से उम्मीदवार कौन होगा। माना जा रहा है कि स्वार सीट पर सपा प्रत्याशी पर फैसला आजम परिवार की राय से होगा। सूत्रों के मुताबिक अपना दल एस बुधवार को उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। स्वार विधानसभा सीट पर अपना दल एस से शफीक अहमद अंसारी भी टिकट की रेस में है। हम एक बार चेयरमैन है, 2 बार, एक बार मेरे, एक मेरी वाइफ रही प्रेजेंट में चेयरमैन। और पिछली बार हमें 52% वोट मिला था हमारी वाइफ को। मात्र एक कैंडिडेट बचा था, उसकी जमानत जब बाकी सबकी जब्त हो गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके पूरा जो है 70% वोट मिलेगा, जो जितना वोट पड़ेगा, मुझे ये आशा है।
अभी तक जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसके मुताबिक स्वार सीट पर सीधा मुकाबला अपना दल एस और समाजवादी पार्टी के बीच होगा, जबकि 96 सीट पर कांग्रेस सपा और अपना दल एस की चुनौती बढ़ा सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।